नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो दिल्ली के शराब घोटाले के चर्चे इस वक्त पूरे देश में हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, जी हां, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री को एक घोटाले में, वो भी शराब घोटाले के मामले में जेल हुई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अपने आप में यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। जो लोग नैतिकता की बात करते थे, जो लोग यह दावा करते थे कि एक आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, आज आरोप नहीं बल्कि गिरफ्तारी और रिमांड के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। आज बड़ी डेवलपमेंट यह हुई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, आज उनका अपीयरेंस हुआ और उन्होंने आज एक अरविंद केजरीवाल का संदेश जो है उन्होंने पढ़कर सुनाया, जिसका एक ऑडियो वीडियो जो है जारी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इसको लेकर देश भर में एक बार फिर चर्चा होती रही। बड़ा ये भावुक सा संदेश था जो अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। लेकिन इस संदेश के कई मायने हैं। एक मायने तो ये हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश आकर पढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका संदेश यह भी है कि यह पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी की है, उनके परिवार की है। तो जिस तरह से एक परिवार की एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, पहले भी चर्चा थी कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अभी वो डेवलपमेंट तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने एक भावुक संदेश पढ़ा, उसके बाद ये मायने जरूर निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ले तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को एक संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी तो अरविंद केजरीवाल की ही है और नेतृत्व उन्हीं का होगा, वरना उनके परिवार का होगा। तो क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या फिर सुनीता केजरीवाल राबड़ी देवी साबित होंगी? ये सारे सवाल है जिनके जवाब मिलेंगे। लेकिन आज जो बड़ा सवाल हमारे सामने, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, वो ये कि दरअसल दिल्ली का शराब घोटाला, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर तमाम ये आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा करती रही कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं जी, कोई घोटाला है ही नहीं, इसमें कोई किसी सरकार को, किसी राज्य को कोई चपत नहीं लगी। ये तमाम दावे किए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल के दावों पर आज हम चर्चा करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे उनके दावे कितने सही हैं। और अब तक आपको बता दूं कि ईडी के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल जो है वो फंस चुके हैं और उनको रिमांड मिली हुई है अरविंद केजरीवाल को। और इस पूरे घोटाले के तार दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। इस मामले में बीआरएस के जो नेता हैं, उनकी जो बेटी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस पूरे मामले में अब हम इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। 17 सितंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इस नीति को वापस भी ले लिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था, जिसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगे, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस कार्यक्रम में हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि शराब घोटाले की पूरी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले यह भी दृश्य देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दृश्य हैं और ये दृश्य क्या कहते हैं। राजनीति में और मीडिया में एक शब्द होता है बॉडी लैंग्वेज, जो है बॉडी लैंग्वेज। अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो जब वो लगातार दावा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है जी, कोई घोटाला नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनके जो चेहरे पर अगर आप पढ़ सकते हैं
चेहरे के भाव पढ़ पाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो हैं सहमे हुए थे, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनका बचना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि कानूनी दांव पे चलेंगे, लेकिन आपको आज के कार्यक्रम में हम सीधा चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इस पूरे घोटाले को समझने की कोशिश करेंगे। समझिए कि अरविंद केजरीवाल का दावा नंबर 1 क्या था। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही, लेकिन ये घोटाला क्या था ये भी समझ लीजिए। इसको समझते हैं कि क्या ये शराब नीति घोटाला है क्या, इसको समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल का दावा कितना सही है इसको समझने की जरूरत है। आपको मैं दिखाता हूं। दरअसल दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में आई थी और उस वक्त बात ये भी चर्चा ये भी थी कि लोग कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में शराब नीति पर जोर है। शराब नीति के कार्यान्वयन में अनियमितता की शिकायतें लगातार आई। शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की जब शिकायतें आई तब यह पूरा मामला उजागर हुआ। दिल्ली सरकार ने शराब का कारोबार इस नीति के माध्यम से निजी हाथों में सौंप दिया था। एक तरह से कह सकते हैं पूरा शराब माफिया के हाथों में। केजरीवाल के फैसले से दिल्ली को, सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। शराब की भारी बिक्री हुई, एक के ऊपर एक बोतल बिकी, शराब की भारी बिक्री हुई, लेकिन इसके बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ। शराब की भारी बिक्री के बावजूद जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ, इस मामले में उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शराब नीति घोटाला पूरा का पूरा घोटाला क्या है, और उसके बाद ये जो आबकारी नीति थी वो सवालों के घेरे में आ गई, और जैसे ही सवालों के घेरे में आई उसके तुरंत बाद जो है इस नीति को वापस ले लिया गया। तो तब सवाल ये भी उठे कि अगर इस नीति में सब कुछ सही है तो फिर आम आदमी पार्टी ने इस नीति को वापस क्यों ले लिया। ये नीति क्या ये भी समझ लीजिए, इस नीति में कैसे जो है चूना लगा दिल्ली को, ये मैं आपको बताता हूं। आपके सामने ग्राफिक हैं, आप समझिए दिल्ली की पुरानी शराब नीति, नई शराब नीति में क्या था। 750 ml थोक मूल्य 166 रुपए और 750 ml नई नीति में 188 रुपए 41 पैसे। उत्पाद शुल्क था 233 रुपए, जो है वो उत्पाद शुल्क जो है वो उसमें जो बदलाव हुआ। वैट जो है 106 रुपए था, उसमें वैट जो है 1% हो गया, 1 रुपए 90 पैसे। रिटेलर का कमिश्नर 33 पैसे 39 रुपए था, और इसमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 4 रुपए 54 पैसे दिया गया। तो एमआरपी जो है वो 530 की हो गई पुरानी नीति में, जबकि नई नीति में एमआरपी 560 रुपए की हो गई। ये जो है नई वर्सेस पुरानी शराब नीति। तो एमआरपी जो है वो कम हुई, लेकिन साथ साथ इस नई नीति में जो पूरा शराब कार्टेल था उसका मुनाफा बढ़ गया, उसका पैसा जो है बढ़ गया, और इसमें जो है ये पूरा घोटाला उसके बाद उजागर हुआ। सवाल ये भी उठे थे कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी, आज जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी है, लेकिन वही पार्टी जो है वो पार्टी पहले दावा कर रही थी कि इस पूरे शराब घोटाले को हमने उजागर किया। तो ये जो पूरा मामला है ये घोटाला है नहीं है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के मैं फिर कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का दावा था कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन आज सबसे बड़ी चर्चा ये है घोटाला तो आज सामने साफ तौर पर दिख रहा है, और इसीलिए तमाम कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो लोग मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विष्णु पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ शशांक शेखर झा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कानूनी पेचीदगियां भी हैं। और दिल्ली से मेरे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। सबसे पहली बात मैं विष्णु पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों से पकड़ा गया, ये सब राजनीतिक आरोप आप लगा सकते हैं, लगातार लग रहे हैं। मैं प्योरली इस पूरे मामले की जो मेरिट है उन पर बात करना चाहता हूं आज इस कार्यक्रम में, प्योरली मेरिट पर, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहला दावा यह किया जब यह जांच शुरू हुई कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। क्या आज ये कैसे कह सकते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ? आज तो घोटाले के आरोपी पकड़े जा रहे हैं और घोटाला आज सामने है, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया घोटाला क्या था। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, राजनीतिक क्रिया का जवाब राजनीतिक तरीके से ही होता है। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से राजनीति है। विपक्ष के नेताओं को
फंसाने, जहां पे विधायक नहीं टूट सकता है या विपक्ष के नेता, क्योंकि आज केंद्र सरकार बहुत भयभीत है। केंद्र सरकार की जो 10 साल की जो कामयाबी है वो बिल्कुल जीरो है। 10 साल में उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आज जब जनता त्रस्त है और केंद्र सरकार के तरह तरह के घोटाले जनता के सामने आ रहे हैं, चाहे वो चुनावी बॉन्ड का मसला हो, चाहे और मसला हो, तो उसको ढकने के लिए इस तरह का बबेला सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर खड़ी करती आ रही है। आप ये बताइए कि शराब घोटाला लगता है कि मतलब कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और जज भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी है। सुन लीजिए अशोक जी, विष्णु जी, मैं नहीं, विष्णु जी एक मिनट, विष्णु जी सुनिए। विष्णु जी, ये आप दिल्ली में सड़कों पर निकलिए, आरोप लगाइए, लेकिन मैं अपने कार्यक्रम मैं बता रहा हूं ना। सुनिए, मैं माफी चाहता हूं, देश की अदालतों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कम से कम अदालत के नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं अदालत में बीजेपी का कार्यालय बनी हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि वही सब कुछ है। अरे सर, भी वही है, जज भी वही है, वकील भी वही है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए सर, विष्णु जी, बीजेपी के नेताओं को क्या लगता है क्या नहीं लगता मेरा सवाल नहीं है, ठीक है ना। मैं ये बीजेपी के नेता, आप बीजेपी से सड़कों पर लड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये चुनाव का टाइम है, आप बीजेपी से लड़िए, आप बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। आज तो मैंने किसी बीजेपी के अशोक जी, हाँ, नहीं सर, मैं मेरी बात सुनिए, मैं ना बहुत संक्षेप में एक एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। आज इस शराब कांड को समझना जरूरी है, क्योंकि क्या है ना कि भ्रम बना दिया जाता है। आपने कहा राजनीतिक मुद्दा है, मैं फिर कह रहा हूं राजनीतिक तौर पर आप सारे जवाब दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह कहना कि शराब घोटाला था ही नहीं, मैं आज इस जो फेक नैरेटिव था मैं इसको बस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अवधेश जी, क्या यह एक पॉलिटिकल लड़ाई है कि घोटाला कुछ हुआ भी है, जैसा कि बार बार बात आ रही है? शराब घोटाला क्या है, क्या मैं तो समझा रहा हूं, लेकिन क्या ये घोटाला कुछ नहीं था? ऐसा है कि ये केस सीबीआई ने पहले दर्ज किया था। आज तो ईडी हो रहा है कि भैया ईडी ने कर दिया है, क्योंकि जब दिल्ली की नई आबकारी नीति बनी थी, खासकर 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति बनी थी, तो पुरानी नीति को पलट दिया गया था। और उसमें आपने तो थोड़ा सा दिखाया है कि कैसे वो बनी थी। नई आबकारी नीति में जो दिल्ली की दुकानें थी वो पहले 60% सरकारी थी, 40% जो है वो प्राइवेट थी। सबको प्राइवेट कर दिया गया था। सारे जोन में 27 दुकानें एक जोन में करनी थी। उसके बाद उसमें देखिए, उसमें यह भी था कि रात में देर तक शराब बिक सकता है, वहां मनोरंजन लग सकता है, 2 बोतल पर 1 बोतल शराब फ्री था। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने से लगता था भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है। जो अखबार में भी थोड़ी बहुत क्यों किया जा रहा है, तो क्यों करने में ही ये सारी चीज का जवाब निकला है। और धीरे धीरे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि किस ढंग से, खासकर जो तेलंगाना की लॉबी थी हैदराबाद की, जो कार्टेल बनाया था उसने कि हम लोग दिल्ली का ठेका लेंगे, दिल्ली के ठेके में हमको ये मुनाफा बनेगा, उस मुनाफे में हमारा इतना होगा और इतना हम आम आदमी पार्टी को देंगे। वो होटल में बैठक हुई है, वहां से चीजें आई हैं। तो अब कोई इस समय कह रहा है कि ये कुछ हुआ ही नहीं है, घोटाला नहीं हुआ था, अपने शराब कांड वापस क्यों लिया? सबसे बड़ा सवाल बार-बार ये आता है। एक दो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो मैं पढ़ रहा था। देखिए, ये एक सेकंड, ये जो पैसे के बारे में गया है कि ये पैसा इनका जो है कहां गया है, तो पैसे के बारे में ये बहुत साफ लिखा हुआ है इसमें कि जो 45 जो भी इसमें 128 करोड़ 79 लाख की संपत्ति का जो भी पता लगाया गया है उसको जब्त किया गया है। गोवा चुनाव के लिए 45 करोड़ रुक जाइए, 4 पॉइंट बोल सुनिए अवधेश जी, मैं इस पर भी आऊंगा, पैसे वाली बात पे आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा। पहले ये एस्टैब्लिश, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये जो भ्रम में डालने की है राजनीतिक लड़ाई, फिर कह रहा हूं राजनीतिक लड़ाई से क्या होता है, लोगों को भ्रम में डाला जाता है। शशांक जी, क्या ये कानूनी रूप से एस्टैब्लिश हो चुका है कि कोई घोटाला, शराब घोटाला था, शराब घोटाला हुआ? कानूनी रूप से क्या एस्टैब्लिश कर पाए अब तक हम? नमस्ते अशोक जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अशोक जी, देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात, क्या घोटाला हुआ, आपका प्रश्न एकदम सही है। तो ये ऐसे डिसाइड होगा कि जो नीति बदली गई, जिसके बारे में अभी आप भी बात कर रहे थे,
अगर नीति बदली तो नीति अच्छे के लिए लाई आपने, और उसके बाद आपने उसको वापस ले लिया, इसका मतलब आपके हिसाब से नीति में खामी थी। तो यहां तो प्राइमा फेसी आपने दिखाया गड़बड़ है। दूसरी, जीएसटी जो देश भर में लागू होता है, जीएसटी के अंदर सिर्फ दो चीज नहीं आते हैं, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दूसरा अल्कोहल यानी लिकर। ये जो दूसरा लिकर प्रोडक्ट है वो जब जीएसटी में नहीं आता, जीएसटी मतलब जिसमें एक तरीके का टैक्स पूरे देश भर में लगता है, तो लिकर में अलग अलग तरीके का टैक्स लगता है। अब क्या टैक्स है वो? तो एक होता है एक्साइज का जो पैसा आता है सरकार के पास, और दूसरा होता है वैट का। तो पहले क्या होता था कि एक्साइज में करीब, मतलब अगर 1000 रुपए की बात हो रही है तो एक्साइज का 220 रुपए आता था और वैट का कुछ 106 रुपए आता था। इन्होंने उसी दाम को रखते हुए एक्साइज को 1 रुपया कर दिया और वैट को 2 रुपया कर दिया। तो बेसिकली आपने ओवरऑल दाम जो है उसको बराबर रखा। अगर पहले कोई चीज 600 की थी तो अभी आपने उसको 620 रखी। तो अगर 600 से 620 होगी तो जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसमें दिल्ली सरकार को 20 रुपए का फायदा होना चाहिए ओवरऑल। लेकिन हुआ क्या कि अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो रेट आधा हो गया, यानी कि प्रॉफिट आधा हो गया। क्यों आधा हुआ? क्योंकि दिल्ली सरकार की जो आमदनी थी वो वैट और एक्साइज से होती थी। तो पैसा कहां गया? तो इन्होंने क्या किया कि बिचौलियों को पैसा देना शुरू कर दिया, उन पर्टिकुलर लिकर मालिकों को पैसा देना शुरू कर दिया जिनके लोगों को इन्होंने कहा कि आप प्राइवेट दुकान में सिर्फ आप ही के बिकेंगे। घोटाला यहां हुआ, और घोटाला कितना बड़ा है और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने में इतना समय क्यों लगा, ये दूसरा पहलू। मैं इस पर आऊं, उस पर आऊं, लेकिन एक चीज और भी है। देखिए आप अभी जो कल जब अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई थी उसमें एक बात और भी रखी गई थी ईडी की तरफ से, वो ये कि दरअसल मनीष सिसोदिया के लैपटॉप से जो एक पहली ड्राफ्ट नीति थी जो इसको लेकर बनाई गई, वो ड्राफ्ट नीति उनके लैपटॉप से रिकवर की गई। इसका मायने क्या है कि पहले एक ड्राफ्ट नीति थी, लेकिन जो शराब माफिया था, शराब कार्टेल था, उसने उसको रद्द करवा दिया। उसने अपने फायदे के हिसाब से, अपने हिसाब से जो नीति बनाई, यानी कि दिल्ली की शराब नीति दरअसल दिल्ली सरकार नहीं बना रही थी, वो शराब माफिया बना रहा था। ये चीजें स्टैब्लिश जो हैं धीरे धीरे कोर्ट में हो रही हैं। व्हाट्सएप पर हाँ, जो शराब के व्यापारी हैं वो ड्राफ्ट नीति को एक्सेप्ट करने के पहले वो ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट सामने आ गया। एग्जैक्टली। बहुत संक्षेप में विष्णु जी, मैं इसी पहलू पर अगर आपका कोई कमेंट हो, पॉलिटिकल नहीं, अगर मैं चाहूंगा अगर आप कोई इसको लेकर कोई टेक्निकल मुद्दा उठाना चाहें तो फिर आप इसमें बताइए। शराब घोटाला हुआ ही नहीं, आप लोगों का दावा। नहीं, शराब घोटाला नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको 10 सेकंड टाइम। बिल्कुल। ये बात बताइए कि शरद रेड्डी, अरविंदो फार्मा वाले शरद रेड्डी को जेल में डालते हैं। शरद रेड्डी गवाही देते हैं। जब शरद रेड्डी कहते हैं कि हमारे कंपनी का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने उनको 5 करोड़ रुपए उनको ट्रांसफर करते हैं, मनी उसमें खरीदते हैं चुनावी बॉन्ड। उसके बाद 6 महीने में मेडिकल ग्राउंड पे उनको बेल दे दिया जाता है और उनको सरकारी गवाह बना दिया जाता है, और वही सरकारी गवाह के आधार पर यह केस दर्ज हुआ है। अब शराब घोटाला कहां से आ गया? शराब घोटाला सर विष्णु जी, एक अकेला व्यक्ति ये नहीं है, ये अकेला व्यक्ति नहीं जिसके कहने पर शरद रेड्डी का इसमें सवाल नहीं है ना। इसमें ये व्यक्ति अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे गवाह हैं, और मनीष सिसोदिया का खुद का जो उनका सहायक है अरविंद भी इसमें गवाह है। नहीं अरविंद, हाँ, वो कहता है कि पहले किसी जीएम में कमीशन की बात नहीं तय हुई थी, मुझे मनीष सिसोदिया जी ने फोन करके मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाया, वहां सत्येंद्र जैन भी बैठे हुए थे, सुनिए, और उसमें मुझे एक ड्राफ्ट दिया गया कि इसी को जारी कर दीजिए, यही नीति है, और उसमें 12% का उल्लेख था, मीटिंग में कहीं नहीं हुआ था। तो ये उसका भी बयान है। और नहीं, और सुनिए विष्णु जी, इसमें जो कांग्रेस का सांसद है श्री रामालू रेड्डी, उसने कहा है कि भाई हम तो उस मीटिंग में थे और उस मीटिंग में हमको जो है कविता के साथ, और जब हम अरविंद केजरीवाल से मिले तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई आप बात करने आए हैं, कविता ने हमको कहा है कि 100 करोड़ रुपया आपकी पार्टी को दिया जाएगा। उसके भी बयान उसमें है। तो इसलिए आप एक का एक बयान के आधार पर मैं आगे बताऊंगा कि मैं 1 मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। शैलेंद्र, आपके पास भी आऊंगा। इस घोटाले को लेकर अब जो है दिल्ली में जो गतिविधियां चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और ये जो मैं कह रहा हूं कि दरअसल इस नीति से दिल्ली को किस तरह से नुकसान हुआ, दिल्ली में क्या कुछ बदलाव, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना किसी आधार के ये पूरा मामला चल रहा है, पूरा मामला गढ़ा जा रहा है। मैं फिर यही कह रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं
कि इसके राजनीतिक पक्ष को हम छोड़ दें, इसके टेक्निकल पक्ष को देखें, इसमें जो घोटाला हुआ, पैसे का हेरफेर हुआ, जो पैसे का गबन हुआ, वो इंपॉर्टेंट चीज है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे और उसका फैसला जनता की अदालत में होगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं देश की जो अदालतों में जो मामला चल रहा है, टेक्निकल आधार पर जो चल रहा है। आऊंगा उस पर इस ब्रेक के बाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं शराब घोटाला, कितनी हकीकत कितना फसाना, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि पूरा फसाना है, ये गढ़ी हुई कहानी है, लेकिन इसकी हकीकत जो है वो एक एक परतें खुल रही हैं और शराब घोटाले की हकीकत भी सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में जो तमाम जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, उससे इतर इस पूरे मामले की जो कानूनी पक्ष हैं, जो तकनीकी पक्ष है, उन पर चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दावों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दूसरा दावा क्या किया वो भी समझ लीजिए। यह कहा गया, दूसरा दावा क्या था कि आबकारी नीति से दिल्ली को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब ये घोटाला खुला तो पहले ये कहा गया, पहले कहा घोटाला हुआ नहीं, जब घोटाला खुला तो कहा कि दिल्ली को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो फिर घोटाला कैसे हुआ। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि नियम बदलने से सरकारी खजाने को कैसे चूना लगा, लेकिन जो रिटेलर थे उनकी जेब भरती रही। पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर सरकार की कमाई लगभग 330 रुपए थी। नई शराब नीति में एक बोतल पर सरकार की कमाई घटकर 8 रुपए 32 पैसे रह गई। नई शराब नीति में एक बोतल पर 8 रुपए 32 पैसे। तो ये जो है, नई शराब नीति से सरकार को प्रति बोतल 321 रुपए 57 पैसे का नुकसान हुआ। तो सवाल है कि ये पैसा कहां गया। ये पैसा जो रिटेलर थे, शराब जो बेचने वाले थे और जो शराब कार्टेल था, उसको मिला। तो ये जो है, इससे साबित हो जाता है पुरानी नीति में शराब की बिक्री 132 लाख लीटर प्रति माह बिक्री हो रही थी पुरानी नीति में। ये पुरानी नीति का आंकड़ा है। लेकिन नई नीति में शराब की बिक्री 245 लाख लीटर प्रति माह हो गई। यानी बिक्री बढ़ी पर सरकार का घाटा कम होता गया। बिक्री बढ़ी, सरकार का घाटा, सरकार की पैसे कम हो गए। और बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया गया? शराब पीने की उम्र घटाकर 18 साल, 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। शराब की बिक्री का समय भी सुबह 3 बजे तक बढ़ा दिया गया। ये भी आप देखिए, अभी अन्ना हजारे इसी बात को लेकर चिंतित थे कि हम कहां एक तरफ शराबबंदी की बात करते थे और शुष्क दिनों को 31 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया। शुष्क दिन वो होते हैं जब शराब नहीं बिकती, जैसे गांधी जयंती और ड्राई डे होते हैं, लेकिन उनको भी 31 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया। तो इस तरह से तमाम हथकंडे अपनाए गए कि शराब की बिक्री बढ़े, तमाम हथकंडे अपनाए गए कि शराब का जो है बिक्री तो बढ़े, बिक्री भी बढ़े और साथ साथ उसमें सरकार को पैसा ना मिले, पैसा शराब जो माफिया है उसको मिले। क्योंकि आरोप यही है, इस शराब माफिया के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की सांठगांठ थी, इसलिए ये पूरा कुछ किया गया। चलिए, मेरे साथ चारों मेहमान जुड़े हुए हैं। शशांक शेखर झा, ये जो पूरा मामला है, अगेन ये स्टैब्लिश करना कि भाई इस पूरे मामले में ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि नीति जो है इससे दिल्ली को नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात है, अब तो जो है कैग की रिपोर्ट भी आ गई जो कह रही है 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें 700 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर मनी को। तो क्या ये स्टैब्लिश फैक्ट होता है? इसको ना थोड़ा लीगल चैनल में देखते हैं, डेट बाय डेट देखते हैं। पीएमएलए के अंदर में ये कार्रवाई हुई है। पीएमएलए का एक्ट लेके कौन आया? 2005 में कांग्रेस की सरकार लाई। उसमें जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ 2012 में हुआ कांग्रेस के समय में। ये जो कंप्लेंट फाइल हुआ कि ये आबकारी नीति गलत है, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अलग अलग समय में किया और बाद में इवेंचुअली इस पे जाके केस रजिस्टर हुआ।
अरेस्ट जब होना शुरू हुआ और इनके बड़े बड़े नेता अरेस्ट हुए तो अरविंद केजरीवाल अरेस्ट नहीं हुए, अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया। और आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजने से लेकर अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट तक हर कोर्ट में उन्होंने कम से कम जाके कह दिया कि हमें अरेस्ट ना किया जाए। और उस हर कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आता है। अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया तो क्या देखा गया कि किन सेक्शंस के अंदर इसको बुलाया जा रहा है, और हर वो समन को ये कह रहे थे कि इनवैलिड है, गलत है, हमें मत बुलाओ, या अगर हमें बुला रहे हो तो प्रोटेक्शन दो। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि सबके लिए रूल एक ही रहेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही मना किया। आज भी अभी जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं तो 1 घंटा पहले अभी इन्होंने जब अरेस्ट हो गए तो ये दिल्ली हाईकोर्ट में वापस गए और इन्होंने कहा कि हमें बेल दे दिया जाए और बेल की सुनवाई अर्जेंट हो, क्योंकि होली की छुट्टी है आज से। तो उन्होंने कहा बेल की सुनवाई अर्जेंट हो और हाईकोर्ट ने मना कर दिया। अगर इनके बात में थोड़ा सा भी मेरिट होता, क्योंकि देखिए ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जो जेल गए हैं, आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, चाहे वो लालू यादव हो चाहे वो हेमंत सोरेन हो। ये आज पहले हैं जो सिटिंग सीएम जो जेल गए हैं। और जेल जाने के बाद भी जब इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ये अपनी अर्जी लगाई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि हम अर्जेंट सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसमें भी 2 बात है। पहला, सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंदर ये बात हो रही है। सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट जो स्ट्रेंथन किया था 2012 में, वो इसलिए किया था कि अवैध पैसे का जो कारोबार है इस देश में ना हो, पैरेलल इकोनॉमी जो चलती है वो ना हो। अभी जो आपने अपने स्क्रीन में दिखाया कि किस तरीके से जो शराब की बिक्री है वो डबल होने के बाद भी जो सरकार की कमाई है वो करीब 90% कम हो गई। तो उसको रोकने का क्या तरीका है? तो सरकार, कानून का मानना है और कोर्ट का भी यही मानना है कि अगर ऐसा कोई आरोप आप पर लगता है, सेक्शन 45 के अंदर अगर आप अरेस्ट होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि कैसे आप गलत नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास या ईडी के पास इनफ चार्जेस है। एक और छोटी सी बात, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और जो लोग कह रहे हैं और ये पार्टी स्पेशली कह रही है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, इसको इस तरीके से किया गया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक लड़ाई इस तरीके से हो ये किसने डिसाइड किया? ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। यही कहते थे, इसी दिल्ली में बैठ के आप ही के शो में आते थे और इन्होंने कहा था कि अगर किसी पे एलिगेशन लगे तो उसको पहले जेल भेजो, पहले उससे इस्तीफा लो, बाद में बातचीत आगे बढ़ेगी। शशांक जी, ये तमाम नैतिक पक्ष हैं इस मामले के, लेकिन नैतिकता कितनी बची है किन नेताओं में, मैं इसलिए इसमें ज्यादा जा ही नहीं रहा कि आपने क्या कहा था, आज क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है। लेकिन मैं इसके बाद विष्णु जी रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक बात जो है यह एस्टैब्लिश हो गया कि इस पूरे मामले में दिल्ली को चूना लगा। जो शराब कार्टेल था उसको तो खूब कमाई हुई, सरकार को चूना लगा। तो ये तो क्विड प्रो को साफ साफ समझ में आता है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। म्यूट पर है, आप म्यूट पर हैं क्या? विष्णु जी आप म्यूट पर हैं शायद। विष्णु जी आप म्यूट पर, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं, हाँ बोलिए। हाँ जी आ गए आप जी, बोलिए। देखिए, हमने कहा कि जो पहले आरोप लगे तो गिरफ्तारी हो, इसलिए मोदी जी ने तमाम विपक्षी नेताओं को ही टारगेट करते हैं पीएमएलए कानून के तहत। क्या यही बात सत्य है क्या कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री नेता बड़ा से बड़ा घोटाला कर दे, उनके यहाँ करोड़ों रुपए मिल जाए, कोई बात नहीं जी, जय श्री राम, वो तो बिल्कुल जो है तो राष्ट्रवादी है। और दूसरे लोग का आप देखिए, केस अगर होगा तो जितनी तरह की बातें अभी आपके माध्यम से पता चल रही है, उतनी तरह की बातें कोई फंसाने वाला आदमी इस तरह का तो करेगा ही। इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ। नहीं विष्णु जी, मेरा सवाल क्या था? विष्णु जी मेरा सवाल क्या था? अच्छा बोलिए। सवाल में ही जवाब हो जाएगा। बोलिए। अभी हेमंत सोरेन का मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, अब इनके पास ईडी के पास कानून है कि पीएमएलए कानून के तहत जो है जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरक चार्जशीट बार बार लगा देते हैं, वहां एक्सक्यूज करके चले आते हैं, तो कैसे आदमी कहेगा? अब फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग या कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि उनको कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रही है, कोर्ट क्यों नहीं? अरे भैया, कानून है, कानून कोर्ट में चार्जशीट पूरक चार्जशीट दे रहे हैं कि ठीक है जी अभी इनकम्प्लीट है, फिर से देंगे। तो कहां से उनको दिल्ली को? आप एक बात बताइए, ईडी का 96% मसला ईडी का कितने लोगों को अभी तक सजा हुआ है? 0% के आसपास, 2-4 लोगों को हुआ होगा। विष्णु जी, ईडी को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ, ईडी के दावे मेरे पास, ईडी को लेकर भी सारे डॉक्यूमेंट, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली को चूना लगा, ये एस्टैब्लिश हो रहा है, 2000 करोड़ का चूना लगा दिल्ली को। नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये बिल्कुल घोटाला हुआ ही नहीं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी की है, जानता है ये घोटाला नहीं, कैग भी बीजेपी की है, नहीं कैग भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। क्या चीज? कैग ने कहा 2000 करोड़ का, कैग भी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है।
अब कैग ने क्या कहा नहीं कहा वो हमको नहीं पता है, लेकिन ओके। ये घोटाला हुआ नहीं है। चलिए मैं आपको घोटाला बता नहीं देता हुआ हूँ, है। सुनिए मैं आपको बता जी, देता हूँ, कैग ने कैग की 2000 बात अभी बोलूंगा, आप ठीक ही है। कहिएगा। नहीं मैं कैग कह रहा ने जो हूँ कोल इंडिया कोल अरे घोटाला बाबा और वो 2G, हाँ 3G वो में आप क्या हुआ? बिल्कुल कैग की बात आप कर रहे हैं। कैग का अलग टेक्निकल फिर- मसला है। सर मेरा कैग के बात को मेरा जी। विनम्र निवेदन है कि ये घोटाला हुआ तो उसके जवाब में दूसरे घोटाले को हम अभी नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ शराब घोटाले पर जो आम आदमी पार्टी के दावे हैं मैं उनकी मेरिट पर बिल्कुल बात कर रहा हूं। और उसमें फिर मैं कह रहा हूं जो ये कहा गया था पहले दिन से कहा गया था कि इसमें जी दिल्ली को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं वो दावा जो है अरविंद केजरीवाल का दावा पूरी तरह से वो गलत साबित हो चुका है, क्योंकि दिल्ली को चूना लगा, शराब कार्टेल को फायदा हुआ, ये साफ तौर पे स्टैब्लिश हो रहा है। इसलिए ये कहना कि घोटाला नहीं था, कोई चूना नहीं लगा, ये सब चीजें जो हैं टेक्निकल आधार पे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। शैलेंद्र क्या आपको लगता है ये लड़ाई क्योंकि सड़कों पर भी लड़ी जा रही है और दिल्ली की सड़कों पर लड़ी जा रही है, लेकिन मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि क्या लोगों को लग रहा है कि कोई घोटाला हुआ था, क्या लोगों को लग रहा है कि एक राजनीतिक लड़ाई है? मैं क्योंकि इसके दोनों पक्ष हमारे सामने आज। ये देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप एक ऐसी नीति लाते हैं जिसको जब एलजी ने उस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की तो आप उसे वापस लेते हैं। तब तक देखें कि शराब की बिक्री बढ़ी थी लेकिन राजस्व घट गया था, क्योंकि आपने थोक जो कमीशन है वो बढ़ा दिया, 5 से 12.5% कर दिया और सरकार की जो कमाई थी उसे घटा दिया। आज वैट और उत्पाद शुल्क की जो बात हो रही थी, तमाम जो गेस्ट आए हैं उसकी इसका जिक्र कर रहे थे, इससे यह दिखता है कि आपकी मंशा क्या थी। पहली बात तो जनता इस बात को समझ रही है कि दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ने के बावजूद दिल्ली सरकार की कमाई घटी और बाद में उस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। दूसरी बात यह है कि आपके नेता या फिर जो तमाम आरोपी हैं, 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, विजय नायर, सबीर मेहंदू, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया कितने लंबे समय से जेल में है, अगर कोई मजबूत तथ्य नहीं होता तो उन्हें जमानत बहुत पहले मिल गई होती। तो निश्चित तौर पर जब मजबूत तथ्यों के आधार पर गंभीर आरोपों के एक तरह से उस पर आगे बढ़ते हुए ईडी ने जब इस जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि पूरी की पूरी पॉलिसी बनाते वक्त पहले शराब माफिया को दिखाई गई, उसमें बदलाव किया गया, उस पैसे को जिस तरह से लिया गया, कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों ने कहा है गोवा में जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के कि उनको कैश में पैसा दिया गया। तो ये दिखाता है कि आपकी मंशा क्या थी और निश्चित तौर पर उसमें घोटाला हुआ है, ये तकरीबन एक तरह से स्पष्ट हो जाती है बात। तो आप ये कहें कि राजनीतिक तौर पर सिर्फ फंसाया जा रहा है, जनता सब समझती है, ये बात गले उतरने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है जो आप नैतिक पक्ष की बात कर रहे थे अशोक, कि देखिए एक पार्टी जो जिन मुद्दों के साथ सत्ता में आती है ठीक उसका उलट करती है। आप उम्र घटाते हैं, यानी आप मतदान के योग, जब 18 साल पे हम जानते हैं कि कोई मत दे सकता है, उसी वक्त आप अनुमति देते हैं कि वो शराब भी पी सकता है, जो कि उम्र पहले ज्यादा थी। तो ये क्या दिखाता है कि आप दिल्ली की जनता को, युवाओं को शराब देना चाहते हैं, खासतौर पर उन युवाओं को मैं फिर कह रहा हूं, केवल 18 साल की उम्र पूरी हो रही है। सवाल आप 3 बजे तक चाहते हैं कि जो है दुकानें खुले। नहीं शैलेंद्र, मैं फिर इस तमाम नैतिक सवाल है, मुझे लगता है जनता की अदालत के लिए छोड़ देना चाहिए। नैतिक सवालों पर जनता की अदालत जो है इन चुनावों में फैसला नहीं, केवल नैतिक नहीं अशोक जी, इससे पता चलता है कि अधिक से अधिक शराब बिकवाने की उन्होंने हाँ, नहीं वो ठीक है पर व्यवस्था की। एग्जैक्टली वो बात ठीक है, तो है, लेकिन बिल्कुल। इससे भ्रष्टाचार क्लियर दिखता है ना, कि आपने एकदम 18 करोड़ ज्यादा से ज्यादा आपका शराब दिल्ली में बिकेगा, आपको मुनाफा होगा, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए फाइनेंशियल। अच्छा ये इसलिए एक चीज और दिखता है, ये घोटाला कैसे है ये और एक चीज से क्लियर होता है। मैं 1 मिनट आता हूं, घोटाला कैसे है, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है। शैलेंद्र शुक्रिया आपका। शैलेंद्र लगातार जो है फील्ड में बने हुए हैं, लेकिन मैं बाकी तीनों मेहमानों के साथ जुड़ा रहा हूं, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ नैतिक सवाल वो कह रहा हूं कि जिसमें ये कहा जा रहा था, क्योंकि शराब की जब बात चल रही है, इसको लेकर अन्ना हजारे ने भी कहा कि हम तो शराबबंदी की बात करते थे, लेकिन शराब कैसे दिल्ली में ज्यादा बिके, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम बंदोबस्त किए। तो इसको लेकर ये नैतिक सवाल है, और नैतिक सवाल तो ठीक है, उसका फैसला देश की जनता करेगी, दिल्ली की जनता करेगी। लेकिन हाँ, इसमें ये पहलू जो अवधेश जी ने उठाया वो जरूर है कि भाई आप क्या गली गली में जो है मंदिरों के पास, स्कूलों के पास शराब के ठेके खोल करके रात को 3 बजे तक खोल करके ठेकों को
कम उम्र के बच्चों को शराब बेच करके आखिर आप क्यों बढ़वाना चाहते थे शराब की बिक्री? और वो जो बढ़वाना चाहते थे उसका पैसा, उसका फायदा सरकार को नहीं हो रहा था, एक शराब कार्टेल को हो रहा था। ये पूरा मामला जो है मुझे लगता है बिल्कुल पानी की तरह साफ है। बार चर्चा जारी रहेगी। आऊंगा अरविंद केजरीवाल के कुछ और दावों पर भी चर्चा करूंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स लेके यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। तो आप विशेष प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम चर्चा दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर कर रहे हैं। कितनी हकीकत, कितना फसाना। आम आदमी पार्टी कहती रही है कि यह सिर्फ फसाना है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि ये शराब घोटाले कितनी हकीकत है। अभी इस पूरे मामले में कई चीजें और होनी है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के दावों पर और इस पूरे शराब घोटाले के जो टेक्निकल पक्ष हैं, जो कानूनी पक्ष हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन केजरीवाल के दावों पर देख लेते हैं। केजरीवाल का दावा नंबर 3 क्या है? क्योंकि बार बार ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियां अवैध हैं, ये राजनीतिक कारणों से की जा रही हैं। पहले ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली के बड़े अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जबकि गिरफ्तारी उनकी शराब घोटाले में हुई। तो दावा ये किया जा रहा था कि गिरफ्तारियां अवैध हैं, लेकिन सवाल कई सारे उठते हैं कि अगर ये गिरफ्तारियां अवैध ही होती तो फिर 14 महीने तक आखिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिलती? संजय सिंह 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में क्यों होते? तो जानते हैं शराब घोटाले में अब तक पहले कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये भी जरा समझ लेते हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16वें व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है बड़ी अपने आप में खबर है। वो क्योंकि केजरीवाल आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी आज नहीं हुई थी, माफ कीजिएगा, ये उनकी पेशी कल हुई थी। उनकी मेडिकल जांच कराई गई थी। जब उनको पेश किया गया था तो उनकी मेडिकल जांच हुई थी। मेडिकल जांच के बाद उनको रिमांड पे भेज दिया गया था। तो ये जो लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो अवैध हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। और जैसे मेरे साथ मेहमान तीनों जुड़े हुए हैं, विष्णु पाठक जी, एक ही तर्क बार बार आप लोगों की तरफ से दिया जाता है कि ये गिरफ्तारियां जो हैं, अब आपने हालांकि जो बात की थी मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ना मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं या देश का कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि अदालतें जो हैं, या बीजेपी भी अगर मानती है तो गलतफहमी में बीजेपी आ गया होगी, अगर बीजेपी को भी लगता है। क्योंकि आप 2 बातें मैं बार बार दोहराता हूं, 2 चीजें। आप लोग तो बड़े खुश थे, आप लोगों ने अदालत की जय जयकार की थी जब चंडीगढ़ के मामले में आप लोगों को जो है
सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हक में फैसला सुनाया था। दूसरा फैसला जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, तब आप लोगों ने अदालत की। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दो मामलों में जब आपके पक्ष में अदालत फैसला दे तो अदालत से स्वतंत्र हैं, और जैसे ही जो है इस मामले में जो बेल ना मिले तो अदालतें बिकी हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या ग्राउंड है आखिर? कोई तो वजह होगी ना कि अगर बेल नहीं मिल रही है। हाँ, ये किसने कहा कि अदालतें? हम लोग तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, अदालत का भरपूर सम्मान करते हैं। चलिए, बेहतर है, बढ़िया बात है। किसने कहा कि नहीं? हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को ही जज, वकील और कोर्ट समझ लिए हैं। इसमें अदालत का अपमान नहीं है। अगर मैं अपने आप को ही कोर्ट जज समझूंगा तो ये हमारी गलती है ना। हाँ, कि हम किसी को सजा दें। कोर्ट का सम्मान, हिंदुस्तान के सभी लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, और कोर्ट ही है पर निर्विवाद है। पर मनीष सिसोदिया की बेल। अब मेरा सवाल लीजिए विष्णु जी, अगर आप कह रहे हैं आप भी कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि अदालतें कम से कम न्याय करेंगी, तो फिर बड़ी बात यही है कि अगर इस मामले में कुछ भी ना होता, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, तो 14 महीने से मनीष सिसोदिया वो देश की हर अदालत में जा चुके हैं बेल के लिए। हर अदालत ने उनकी बेल रिजेक्ट की है, सुप्रीम लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और अगर उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो बेसिस है ना जिससे ये घोटाला स्टैब्लिश हो रहा है। बेसिस ये है कि कानून बदल करके, ईडी का जो कानून है उस कानून के तहत वहां पे उनके खिलाफ चार्जशीट, या तो अगर मान लीजिए कि अगर वो दोषी है तो इतना दिन हो गया उनको, अब कैसे हम खुद को निर्दोष साबित करेंगे? मनीष सिसोदिया जी को उस कानून के तहत खुद को निर्दोष साबित करना है। अब जांच कौन करेगा? सरकार करेगा या सरकारी मशीनरी करेगी? तो सरकारी मशीनरी अभी तक क्या कर रही है? या तो जांच करके उनको फाइनली कोर्ट को दे, फिर अपना तर्क रखेंगे आम आदमी पार्टी के वकील, या फिर उनको दोषी करार दे दीजिए तो दोषी करार दीजिएगा। तो चूंकि कुछ है नहीं तो दोषी करार बनावटी तो नहीं हो सकता ना। आप बहुत दिन तक जेल में रख सकते हैं, लेकिन किसी को निर्दोष को दोषी करार तो नहीं दे सकते। उसके लिए न्यायालय है, तो न्यायालय को तो ईडी करेगा ना। ईडी चार्जशीट दे, फाइनल चार्जशीट दे। ईडी आज तक फाइनल चार्जशीट दिया है क्या? आप कोर्ट को कहां दोष दे देंगे? या कोर्ट हमको कहा नहीं दिया है न्याय? ठीक है, ठीक है, पे हमको भरोसा है, लेकिन कोर्ट को न्याय देने का। अवधेश जी इसमें तो कोई दो, अवधेश जी ये बात तो कम से कम विष्णु जी की ठीक ही है कि भाई इस पूरे मामले में ये जो पूरा कानून है पीएमएलए का, इसमें तो जो आरोपी है उसको साबित करना है कि वो निर्दोष है, और वो अभी वो दोषी साबित नहीं हुआ, लेकिन निर्दोष खुद साबित करना अपने आप को, निर्दोष नहीं साबित कर पा रहे, इसलिए जो है उनको, क्योंकि कानून खड़ा है। अशोक जी, ये कानून केवल इन्हीं तीनों के लिए तो है नहीं, ये मेरे कानून तमाम विपक्षियों के लिए, तमाम कई लोग बंद हैं अभी। अच्छा, वो उसमें मैंने जितना पीएमएलए परायण का वकील भी है उसमें कहीं भी विपक्ष नहीं लिखा हुआ है, अपोजिशन, जो विष्णु जी विश्लेषण कर रहे हैं। कार्रवाई तो सर ऐसा है, वो आप अभी मैं देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब हाई कोर्ट गए थे, उसमें जब बहस हो रही थी कि इनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए, तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपनी दलील दी। कहा कि हम, जब हाईकोर्ट ने पूछा, जब माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि आप सम्मन पर आईपीआर क्यों नहीं हो रहे हैं, बार बार क्यों आपको सम्मन भेजना पड़ रहा है, तो इन्होंने कहा कि इसलिए कि हमारे जो क्लाइंट है, इनको लगता है कि ईडी इनको गिरफ्तार कर लेगी। अगर ईडी कहे कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो पूछताछ के लिए तैयार है। तो जज ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या आप ये लिख के देने को तैयार हैं कि आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे? वकील ने कहा कि नहीं, हम इनको गिरफ्तार करेंगे। हाँ, हम इनको गिरफ्तार करेंगे। बोला कि अच्छा, आप इनको गिरफ्तार करेंगे तो आपके पास इसके गिरफ्तारी के लिए तथ्य क्या है? तो उसने कहा, प्रेजेंट किया। फिर वो जज चैम्बर में को बाकायदा उनके चैम्बर में जाके वो सारा कुछ देखा। उसके बाद फिर कहा कि आप अपना प्रोसीड करिए, हम इसमें आपको कोई छूट नहीं दे सकते हैं। तो अब यह है कि अगर कुछ था ही नहीं तो फिर यह स्थिति क्यों हुई? और जब आपको 2 नवंबर, एक उदाहरण लीजिए ना, 2 नवंबर 2023 को आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जब आप आईपीआर होने में ही आप 2 महीना 3 महीना लगा देंगे, उसके बाद कोर्ट से उसको चैलेंज करेंगे, तो कहां से कोई एजेंसी कब आपसे पूछताछ करेगी? क्योंकि पूछताछ केवल नहीं ना होता है, फिर सबको एक साथ बैठाना है। मनीष सिसोदिया जी ने 2.5 महीना 3 महीना लिया, संजय सिंह ने 1.5 महीना 2 महीना लिया, तो समय तो आप ले रहे हैं ना। जब इतना समय लेंगे तो यह बात ठीक है कि हाईकोर्ट ने भी कहा है
हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप चार्जशीट जो है बार बार एक चार्जशीट पूरक चार्जशीट पेश करते हैं, एक चार्जशीट जल्दी पेश करिए, लेकिन ये लोग उस चीज को लटका रहे हैं। लेकिन मुझे एक फैक्ट इसमें यहां पढ़नी है जो शायद बड़ा रोचक फैक्ट है सबके लिए। ये बताया जा रहा है ना कि पैसा कहां गया है। मैं आता हूं सर, इस पे आता हूं। चवन्नी, क्योंकि चवन्नी नहीं मिली, ये मेरा दावा। एक मिनट, चौथा दावा मेरा यही है कि इस पूरे मामले में चवन्नी नहीं मिली, मैं उस पर आऊं। लेकिन उससे पहले शशांक शेखर जी, ये कानून बहुत कड़ा है, बिल्कुल ड्रैकोनियन है, ये शब्द इस्तेमाल करता है विपक्ष। इसमें कैसे साबित करेंगे जब जांच एजेंसियां रोज नए नए कागज लगाती रहेंगी? तो अशोक जी, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को 11 नंबर से बढ़ाकर आपको आज चौथे नंबर पे, आपको तीसरे नंबर पे लाना है, तो आपको पैरेलल इकोनॉमी खत्म करनी पड़ेगी। वकील साहब, पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करने का तरीका, प्लीज सर, बीच में नहीं सर, पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करने का तरीका है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लाना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया कब था? मैंने बता दिया, 2005 में इनेक्ट हुआ था, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, और उससे पार्टी की बात नहीं करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हाईकोर्ट ने जब इनको, यही तो दुर्भाग्य है कि पार्टी की बात नहीं करते हैं और पार्टी की ही बात करते हैं। हाईकोर्ट ने जब ये कहिए ना, पार्टी की बात नहीं करते हैं, पार्टी की ही बात करते हैं। चलिए, कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाते हो? पार्टी की बात सुननी है। 16 करोड़ रुपए देश में कर्जा हो गया। थोड़ा सा पॉलिटिकल, राजनीतिक, थोड़ा सा राजनीतिक छोड़ करके मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा गंभीरता से मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वकील हूं। लेकिन ठीक है, आपने जो आपने जो आपने ओके, आपने जो वही कुर्सी है। अशोक जी, विष्णु जी वही कुर्सी तो नहीं है जिस पर सुनीता जी बैठी हुई थी, वहां जाने के बाद ऐसे ही आवाज निकलती है। देखिए, मैं कहता हूं कोर्ट की बात, कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की बात इन्होंने की। एंटीसिपेटरी बेल जिस दिन रिजेक्ट हुआ उस दिन शाम में ये अरेस्ट हुए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो अर्जेंट लिस्टिंग अगले ही दिन सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कर दी। 3 जज के सामने, स्पेशल बेंच के सामने कोर्ट में बैठकर लगा, इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो हम क्या करेंगे? अगर आपके केस में मेरिट था तो आप बहस करते, आपके केस में मेरिट नहीं था। शशांक जी, बहुत संक्षेप में मैं तुरंत एक चीज समझना चाहता हूं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मैं आम लोगों की भाषा में बात करता हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल निर्दोष होंगे तब भी जो आपको इसमें जमानत नहीं मिलेगी? ये इतना ड्रैकोनियन कानून है, इतना कड़ा कानून है कि इसमें जो है, अगर जांच एजेंसी कह दें तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको बेल नहीं दे सकता। देखिए, मैं ताजुब होता है ऐसा कोई बात कहता है तो। इस देश में जिसको भी थोड़ा सा भी लीगल ज्ञान है उसको यह बात पता होना चाहिए कि आप कानून कैसा भी बना दें, उस कानून का इंप्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से होता है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर कानून या उसका कोई पर्टिकुलर एंगल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, या उसको थोड़ा टोन डाउन होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऐसा करता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल, मैं फ्यू एग्जांपल देता हूं। जैसे पहले रेप के केसेस में बेल नहीं होता था, अब कुछ केसेस में बेल होते हैं। 498A जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में केसेस होते थे, तो बेल नहीं होता था। अर्नेश कुमार का एक प्रॉपर जजमेंट आया कि कहा गया कि भाई 7 साल से नीचे के केसेस में बेल होगा। पहले होता था कि आप हर केस में जो नॉन बेलेबल केस वारंट होता था वो एक तरीके का डील किया जाता था। यानी ऐसा एंटीलिया वाले केस में और पी चिदम्बरम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको भी कैटेगराइज कर दीजिए। 3 साल की सजा वाला अलग होगा, 7 साल वाला अलग होगा, 10 साल वाला अलग होगा, आजीवन कारावास वाला अलग होगा। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि ये गलत नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट से अपना विड्रॉ कर लिए, वो तो ठीक है। अशोक जी, इतने बड़े बड़े वकील देश के, केजरीवाल जी के पक्ष में, संजय सिंह के पक्ष में और मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़े हैं देश में, इनसे बड़े वकील कौन होंगे? तो ये नीचे से लेके ऊपर तक मिनट में जा रहे हैं, रात में कोर्ट खुलवा रहे हैं। इसके बावजूद अगर जमानत नहीं हो रही है, इनकी दलील सुनी नहीं जा रही है, तो ये कोई साधारण मामला थोड़ा ही है। और ये ऐसा है कि एक सेकंड, हवाला जो है ना, ये मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इस देश में केवल आम आदमी पार्टी हवाला नहीं, हवाला से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, लेकिन कोई बच गया इस और आप पकड़ में आ गए तो आपको उस कानून का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात और, ईडी जो है, ईडी प्राइमरी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी अपने आप कोई मामला दायर नहीं कर सकती है। जब सीबीआई या बाकी कोई एजेंसी दायर करती है, जब उसमें नकदी लेन देन का मामला आता है अवैध रूप से, तब उसमें ईडी प्रवेश करती है। तो इसमें सीबीआई अगर प्राइमा फेसी देख रही थी, तब इसमें ईडी आई है। अशोक जी, एक छोटी सी बात बस,
मनीष सिसोदिया की बात बार बार उठ रही है क्योंकि उनके पहले सबसे बड़े दिल्ली से वही थे, उप मुख्यमंत्री थे। उनके केस में मामला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हाई कोर्ट लेवल पे, फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे। सिर्फ वही नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस होने के बाद उन्होंने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू डिसमिस होने के बाद क्यूरेटिव फाइल किया। मतलब समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कितना समय उस पे गया होगा। Exactly. इतने केसेस पेंडिंग है, उसके बाद डिसमिस हुआ है। वही मैं कह रहा हूं, बिना किसी आधार के इतने समय तक कोई व्यक्ति जो है उसको बेल ना मिले, ये गंभीर मामला है। लेकिन एक चौथा दावा भी है जिसकी तरफ अभी चर्चा भी चल रही थी, और चौथा दावा क्या है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, वो भी समझ लीजिए शराब घोटाले को लेकर। चौथा सबसे बड़ा दावा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई ये घोटाला तो हुआ ही नहीं, चवन्नी भी बरामद नहीं हुई। मनीष सिसोदिया के घर छापा मारा, उनके घर जो अरविंद केजरीवाल के यहाँ जो हुआ, संजय सिंह के यहाँ, आम आदमी पार्टी कहती है चवन्नी भी बरामद नहीं हुई तो घोटाला कैसे हो गया। यही सबसे एक बड़ी बात है, चवन्नी भी बरामद नहीं तो घोटाला कैसे हो गया। मेरे तीनों मेहमान बोलना चाहते हैं। एक मिनट पहले अवधेश जी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग पढ़ के सुनाना चाह रहे थे। अवधेश जी आप यही कहना चाह रहे थे, मैं इसी पर आ रहा हूं कि भाई चवन्नी भी नहीं मिली, घोटाला कैसे हुआ। देखिए ऐसा कुछ है, पैसा तो मिलना चाहिए। ऐसा है कि उस पैसे के ट्रायल में ईडी ने 128 करोड़ 79 लाख जो है उसमें से उसकी संपत्ति को जब्त किया है, और वो बताया गया कि इस काम से जो 500 से 600 करोड़ का उनको लाभ हुआ है, 100 करोड़ उसमें से। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 45 करोड़ जो गोवा में भेजा गया वो 4 आदमी लेके गए थे, उसका नाम मैं पढ़ दे रहा हूं। विष्णु जी कहेंगे ये कहां से आ गया है। 12 करोड़ अशोक चंदू भाई लेके गए थे, 7.1 करोड़ देवांग सोलंकी, 16 करोड़ कीर्ति अंबालाल और 7 करोड़ 30 लाख रुपया मैसेज नीलकंठ के जरिए भेजे गए थे। ये सब अंगरिया होते हैं ना, हवाला का ये सब अंगरिया है। ये सब पकड़ में आए तो इनको तो मालूम नहीं था किसका पैसा, अंगरिया का काम करते हैं, तो ये लेके गए थे। और इसमें एक चीज और बताया है कि गोवा चुनाव में धन के उपयोग में चैरियट प्रोडक्शन की राजेश जोशी की भूमिका थी, वो भी आ गई है कि चैरियट प्रोडक्शन में उसकी भूमिका थी। और ये जो रिकॉर्डिंग है जो कि इनके बीच पैसे की बातचीत हुई है वो कोर्ट में पेश की गई है डिटेल, और ये बता रहा है कि 100 करोड़ रुपए के बदले में 591 से 600 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया। इसमें बहुत सारी बातें उस आरोप पत्र में जब आप पढ़ेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है बातें कि कैसे किसी सर्वे एजेंसी को गोवा में कैसे 45 लाख रुपया कैश दिया गया है वहां सर्वे एजेंसी को। एक गोवा के एमएलए जो चुनाव लड़ रहा था कहा कि हमको कहा गया कि आपको कैश में लेना है, खर्च आप जैसे भी करिए, हमको कैश में मिला है, उसका बयान रिकॉर्डेड है। तो ये जो सारी बातें हो रही है इसमें ऐसा नहीं है, ये एस्टेब्लिश है। विष्णु जी देखिए, जो लोगों को कैश दिया गया, चवन्नी नहीं मिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि लोगों को कैश दिया था, और वो कैश देने वाली जांच, वो पोस्टर लगाने वाले भी थे, वो सर्वे करने वाले भी थे, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले भी थे। उनको कैश मिला, उन्होंने उड़ाया, और वो मनी ट्रेल तो पकड़ में आ गई। चवन्नी पकड़े ना पकड़े, लेकिन मनी ट्रेल तो पकड़ में आ गई ना। आदरणीय अवधेश जी ने अभी कहा कि 150 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी मिला, वो प्रॉपर्टी किसके नाम है ये भी होगा ना, प्रॉपर्टी किसके नाम है ये भी बता दीजिए ना। ये हवा में है, 150 करोड़ मिला, 10,000 करोड़ मिला, 2,000 करोड़ मिला, प्रॉपर्टी का नाम भी अवधेश जी को जब इतना पता है तो प्रॉपर्टी का चार्जशीट में सुनिए अशोक जी, विष्णु जी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए विष्णु जी पक्का बिहारी हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, हम सब लोग देखिए 3 हम यहाँ बिहारी बैठे हुए हैं। सुनिए इनको मालूम है कि हवाला के नकदी का जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, और बेनामी संपत्ति इतना करना आसान नहीं होता है। इसलिए आप ये सारे प्रश्न कर लीजिए, ये प्रश्न कोर्ट में भी किए गए हैं, उसके नाम भी दिए गए हैं, और पैसा इसके यहाँ किस माध्यम से आ गया ये भी लिखा हुआ है। उतना इनके पास समय नहीं है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार चार्जशीट पढ़ लेंगे तो हम लोगों की बात काटने में आपको आसानी होगी। मैं तो देखिए, हम एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, मैं दिल से चाहता हूं, बिल्कुल दिल से चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल उनके साथी इस मुकदमे में बरी हों। इसलिए बरी हों कि इन लोगों ने जिस तरीके से देश को विश्वास दिलाया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम अन्ना हजारे के अभिभावकत्व में हमारे पास एक टीम है, हम राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, लोगों का सपोर्ट मिला आंदोलन में।
अगर ये लोग बरी नहीं होते और शराब जैसे व्यापारियों में घृणित चीज में होती है तो आने वाले समय में कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर विश्वास नहीं करेगा। भरोसा नहीं करेगा। मेरी कामना है देश के उन सारे लोगों की जो कहीं भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी स्तर पर काम कर रहे हैं कि ये लोग जेल से छूटे, लेकिन हम जैसा दिख रहा है मुझे नहीं लगता। आपकी शुभकामनाएं अभी फिलहाल जो है अपने पास रखें। आप मैं कह रहा हूं सुनीता केजरीवाल ने भी कहा है पूजा करे तो आप भी जाइए पूजा कीजिए, शायद वो बच जाए। मुख्यमंत्री साहब बन जाएंगे उनकी लेकिन पॉलिटिकल आज से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की उनकी शुरुआत हो गई। फैक्ट्स पे आता हूं। जी शशांक जी, चवन्नी बरामद नहीं हुई ये दावा करते हैं। तीन बात यहाँ पे करेंगे अशोक जी। पहली बात, अगर चार्जशीट को कोई पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि चार्जशीट में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है कि कहां पैसा किसको गया, किस माध्यम से गया है, और ये जो बातें हैं ये ऑलरेडी कोर्ट के सामने आ चुकी हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के सामने हो या आज रिमांड के वक्त रॉज एवेन्यू कोर्ट के सामने बात हुई हो, ये बात आ चुकी है। रॉज एवेन्यू कोर्ट में तो 3 वकील गए हुए थे सीनियर, जो अभूतपूर्व है, होता नहीं है। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि चवन्नी भी नहीं पकड़ाई है लेकिन मनी ट्रेल आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार के उस दावे का समर्थन कर रहे हैं, ईडी के उस दावे का समर्थन कर रहे हैं जिसमें ईडी कहता है कि हम इनको कस्टडी में लेंगे, हम इनसे पूछताछ करेंगे और हम वो पैसा निकाल के देंगे। तो ये अपनी बात में फंस रहे हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इनके बात में मेरिट था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना बेल एप्लीकेशन वापस क्यों लिया? क्यों? क्या वो डर गए थे कि उनके पास आर्गुमेंट नहीं था, या वो ये डर गए थे कि उनकी और ज्यादा चोरी पकड़ी जाएगी? तो ये 3 बात, और मुझे लगता है कि फैक्ट लॉ इसी से चलता है। लेकिन 30 सेकंड में शशांक जी, अभी आपने बार बार हमने आरोप पत्र की बात की, चार्जशीट की बात की। चार्जशीट में जो भी दर्ज है उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा जांच एजेंसियों को। बिल्कुल, काफी डिफिकल्ट काम होता है, और मनी ट्रेल के जितने भी केसेस होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से पहले ईडी ने 11 समन भेजे थे, 1 2 नहीं 11। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट को 3 दिन पहले पूछना पड़ा कि आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब ये स्टेटमेंट है हाईकोर्ट का कि आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अरेस्ट करने से पहले ईडी ने क्या किया? ईडी ने समन भेजा, ईडी ने और जानकारियां इकट्ठा की और विटनेसेस को एक्सप्लोर किया, के कविता से लेके बाकी तक जितने लोग भी अरेस्ट हैं आज के डेट में, सबसे पूछताछ की। और अभी भी मैं कहता हूं काफी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने शातिर हैं कि उन्होंने एक मंत्रालय नहीं लिया अपने पास, उन्होंने एक जगह सिग्नेचर नहीं किया, फाइल पर साइन नहीं किए थे, कोई मंत्रालय नहीं लिया था। लेकिन इस पूरे मामले में अगर ईडी कहता है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, तो वो किंग और वो पिन दोनों को डिक्लेयर करने का या एस्टेब्लिश करने का काम ईडी का होगा। और ईडी के लिए मुश्किल, बिल्कुल ईडी के सामने चुनौतियां, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने भी है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की भी 2 अचल संपत्तियां जब्त हुई हैं। राजेश जोशी के चेरियक प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन फ्लैट कह रहे थे, तो नाम मैं निकाला हूं। समय अभी कम है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जांच, ये पूरा मामला जो है अदालत में है, जनता की अदालत में भी जाएगा चुनाव में, लेकिन अदालत में भी, और अदालत से फिलहाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। और अदालत में जो सर मुझे वाइंड अप करना है सर, मैं फिर कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जो चीजें जो है वो तथ्य सामने जो आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि घोटाला हुआ, मनी ट्रेल दिखता है, पैसे भी बरामद देर सवेर जो है वो होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और शायद जो है ये घोटाला खुलने लगा है, दिल्ली को चूना लगा, शराब माफियाओं को पैसा पहुंचा, ये सब चीजें तो साफ दिख रही हैं। कुछ और चीजें जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वो सामने आएंगी। लेकिन आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार, इजाजत दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ